हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी का डिटेल में सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज हम सेक्शन सी करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 2 करने होते हैं। तो हम यहाँ पे 4 के 4 डिस्कस करेंगे कि अगर ये पेपरों में आ जाए तो आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं और समझते हुए चलेंगे। अगर आपने सेक्शन ए और बी नहीं देखा तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है। और जो पीडीएफ्स होती है टेलीग्राम में सेंड हो जाती है, तो जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इन पीडीएफ्स के लिए। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारा कंटेंट इस सब्जेक्ट का और अदर सब्जेक्ट का जो आपके बीकॉम 4 सेमेस्टर में आते हैं उसका हम इस चैनल पर लेके आएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से आप क्या समझते हो ये पूछा था। एंड एक्सप्लेन द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इन डिटेल। तो आपको क्या बोला है, एलिमेंट्स बताओ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है वो बताना था आपको। ठीक है। तो अगर ये पेपरों में आ जाए तो उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले बोला है कि जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ना एक वन टाइम नहीं है कोई चीज़, ये एक प्रोसेस होती है। ठीक है। एक लंबी एक ये क्या स्टेप बाय स्टेप कोई चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं, हम प्रोसेस बोलते हैं। तो इसीलिए जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है ना, ये हमारी एक प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं क्या, मैनेजिंग कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। तो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है आपने अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स में। ठीक है। तो फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं, जो आने वाले टाइम पे आपको क्या है इनकम जनरेट करके देते हैं। ठीक है। तो आपने बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। अब उनके कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, उनके कलेक्शन को बोलते हैं पोर्टफोलियो। और जब उस कलेक्शन को आप मैनेज कर रहे हो तो इसीलिए हम इसको कहते हैं क्या, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो अगेन मैं एक बार बोल रही हूँ, अब ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स मतलब स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर्स हो गए, ठीक है, डिबेंचर्स हो गए, इन सब में आपने क्या इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टमेंट हो गई है ना। अब एक में तो नहीं किया, अलग अलग शेयर्स में किया, अलग अलग डिबेंचर्स में किया। तो इनके कलेक्शन को अगर मुझे मैनेज करना है तो सबसे पहले तो जब इन्हें मैं अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रही हूँ और इनको कलेक्ट कर रही हूँ तो इन्हें बोलते हैं पोर्टफोलियो। और जब मैं इनको मैनेज कर रही हूँ तो इन्हें हम बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ठीक है। तो वन टाइम तो होगा नहीं, है लंबे समय तक करूंगी ना, टाइम तो लगेगा। तो इसीलिए प्रोसेस थी। प्रोसेस के साथ इसमें हम मैनेज कर रहे हैं क्या, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है। या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने की है। ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। क्यों करते हैं, ताकि हम अचीव कर सके अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को, जिस पर्पज से हमने इन्वेस्ट किया है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम क्या है, इसको मैनेजमेंट करते हैं इसकी। ठीक है। दिस इन्वॉल्व मेकिंग डिसीजन अबाउट वट एसेट। इसमें हम क्या करते हैं, ये किस चीज़ की प्रोसेस, इसमें हम क्या करके रहे हैं, बेसिकली डिसीजन ले रहे हैं। किस बात का डिसीजन ले रहे हैं कि वट एसेट्स टू इंक्लूड इन द पोर्टफोलियो, कि कौन से एसेट्स हमें क्या है इस कलेक्शन में लेके आना है, बेसिकली कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है ये बोल रहे हैं ये। ठीक है। हाउ मच ऑफ ईच एसेट्स टू होल्ड। अच्छा, आपको पता तो लग गया डिवेंचर में लगाना है, पर कितने डिवेंचरों में लगाना है ये देखना है, इसमें आपने ये वाला डिसीजन लेना है आपने। एंड व्हेन टू बाय, और कब उसको खरीदना है और कब उसको क्या है सेल करना है। तो देखो क्या क्या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये। सबसे पहले तो एक डिसीजन मेकिंग लेते हैं हम इसमें। ठीक है। क्या डिसीजन लेते हैं कि एसेट कौन से किस एसेट्स में इन्वेस्ट करें। ठीक है। कितने एसेट्स में इन्वेस्ट करें और कब इसको बाय करें, कब इसको सेल करें। ठीक है। प्राइमरी गोल क्या होता है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, कि यार हमें कहीं ना अपना रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। मतलब कम से कम रिस्क हो कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल जाए, रिटर्न मिल जाए। ठीक है। कंसिडरिंग द इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल गोल, और ये भी देखना है कि हमारे फाइनेंशियल गोल्स भी क्या हों, फुलफिल हों। ठीक है। हमें ये भी देखना है कि हम कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं, और हमें ये भी देखना है कि हम कितने टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, इसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कुछ एलिमेंट्स पूछे थे, सबसे पहले आपको ये मीनिंग समझ आया होगा। अब हम इसके क्या है एलिमेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है और डिफाइन करना होता है कि भाई आपका फाइनेंशियल गोल क्या, आप चाहते क्या हो। ठीक है। इन्वेस्टर चाहता क्या है, इस पैसे से इनकम जनरेट करना चाहता है, लंबे समय में जनरेट करना चाहता है, या शॉर्ट टर्म में जनरेट करना चाहता है। ठीक है। रेगुलर मनी चाहिए उसको, या एक ही टाइम पे एक मतलब समय के बाद चाहिए, तो उसको क्या ऑब्जेक्टिव क्या है पहले तो वो देखिए। ठीक है। दिस कुड इंक्लूड, इसमें क्या हो सकता है कि वो कैपिटल को प्रिजर्व भी करना चाह सकता है, मतलब कैपिटल को साइड में रखना चाह सकता है, इनकम को जनरेट करना चाह सकता है कि रेगुलर बेसिस पे उसको क्या है इनकम आए, या वो अपने जो कैपिटल है उसको क्या है अप्रिशिएट करना चाहता है। ठीक है। या फिर वो इन्हीं का इनमें से ये सब चाहता है, तो कॉम्बिनेशन चाहता है वो इसका, है ना। तो उसको सबसे पहले फाइनेंशियल गोल देखना है। ठीक है। सेकंड, रिस्क टॉलरेंस। अब इसमें वो देखेगा कि यार वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है। तो इसमें क्या होगा कि जो इन्वेस्टर है ना वो कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है वो ये देखेगा। बेसिकली ये होता क्या है कि कितनी एबिलिटी है, कितनी विलिंगनेस है उसकी, कि वो क्या है अगर मार्केट में फ्लक्चुएट होते हैं प्राइजेस तो वो कितना क्या है उसको टॉलरेट कर सकता है। ठीक है। तो रिस्क टॉलरेंस क्या होता है, वो वेरी करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। ठीक है। तो एसेट एलोकेशन का क्या मतलब होता है कि इसमें हम डिटरमाइन करते हैं कि यार कौन से अप्रोप्रिएट एसेट्स में हम क्या करें, या एसेट की क्लास में हम क्या करें, इन्वेस्ट करें, स्टॉक में करें, बॉन्ड में करें, कैश, रियल एस्टेट, किस में करें। ठीक है। इनके कलेक्शन को हमें क्या बेसिकली कलेक्शन
इन सब में थोड़ा थोड़ा डालना होता है। तो सबसे पहला हमारा क्या था एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस, एंड थर्ड है हमारा एसेट एलोकेशन। फिर है डाइवर्सिफिकेशन। देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि आप अगर एक ही एसेट में अपना सारा का सारा मनी डाल दोगे ना, तो अगर कल को जाके क्या है उसके प्राइसेस ड्यू टू एनी रीजन क्या है गिर गई, ठीक है, तो आपको तो लॉस हो गया और आपने एक ही जगह पे डाला था, तो ये रिस्क है बहुत ज़्यादा। इस रिस्क को कम करने के लिए आप क्या करते हो, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर देते हो आप, और फाइनेंशियल एसेट्स में भी क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो कि अगर इन केस एक से क्या है नहीं भी मनी जनरेट हुई तो एटलीस्ट दूसरे से तो होगी, है ना। तो यही बोला है कि स्प्रेड करो अपनी इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग एसेट की क्लास में, इंडस्ट्रीज में, सेक्टर्स में, ठीक है, ज्योग्राफिकल रीजन्स के बेसिस पे भी, ताकि रिड्यूस हो सके इम्पैक्ट अगर कोई भी एसेट क्या आपका पूरा परफॉर्म कर रहा है तो सिक्योरिटी सिलेक्शन। अब सिक्योरिटी सिलेक्शन में क्या होता है, नेक्स्ट है हमारा चूज स्पेसिफिक सिक्योरिटी। आप पहले चूज तो करो, सिलेक्ट तो करो कि क्या किस स्पेसिफिक एक्टिव सिक्योरिटीज में आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, स्टॉक में, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में, ठीक है, क्योंकि हर एसेट क्लास के अपने अपने इंडिविजुअल फायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, ठीक है। देन पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग। अब आपको ना ऐसा नहीं है कि आपने पोर्टफोलियो बना दिया और बस, आपको उसको मॉनिटर भी करना है, ठीक है। रेगुलरली रिव्यू करना पड़ता है अपने पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को, कंपेयर करना होता है कि जो हमने प्री डिफाइन, जो हमने बेंचमार्क सेट किया था, जो हमने सोचा था उस अकॉर्डिंग ये चल रहा है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है ये, ठीक है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर क्या है, हम कहीं ना कहीं उसको बाय सेल करते हैं, ये सब करते हैं, ठीक है। देन मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस में क्या हमें स्टे इन्फॉर्म्ड रहना पड़ता है, हमेशा इन्फॉर्मेशन क्या हमारे पास होनी चाहिए, क्या इकोनॉमिक कंडीशन है, मार्केट का क्या ट्रेंड जा रहा है, अदर रेलेवेंट फैक्टर्स जो भी हमारे इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस को इंपैक्ट कर सकता है, वो सारा का सारा हमें पता होना चाहिए, ताकि हम क्या है टाइम पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले ले और एडजस्ट कर सके उस अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है। फिर है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। हमें इवेल्युएट करना है, जानना है, चेक करना है अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को, जो हमने क्या है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, बेंचमार्क सेट किया था, उसके अगेंस्ट क्या वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देन है लिक्विडिटी मैनेजमेंट। इंश्योर करना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है उसमें सफिशिएंट लिक्विडिटी भी हो, कि अगर इन केस आपको शॉर्ट टर्म में पैसे की जरूरत पड़ जाती है तो उस फाइनेंशियल एसेट्स में, जो ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स में आपने इन्वेस्ट किया था, उनमें से कुछ एसेट्स ऐसे हो जिनको बेच के तुरंत क्या आप कैश में उन एसेट्स को क्या है कन्वर्ट करवा सकते हो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी शॉर्ट टर्म नीड्स हो जाती हैं, किसकी, हमारे को कैश की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म में। देन है टैक्स कंसिडरेशन। जो टैक्स इंप्लीकेशंस होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए पूरा का जो पूरा टैक्स ट्रीटमेंट क्या है, डिफरेंट एसेट्स में क्या क्या लगता है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग टैक्स एफिशिएंट स्ट्रेटेजी को हमें क्या है अडॉप्ट करना चाहिए। देन है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट। ये क्या होता है, डेवलपमेंट फॉलो एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हमें क्या है डेवलप करनी चाहिए और उसको फॉलो भी करना चाहिए इन्वेस्टमेंट पॉलिसी को, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट को, जो हमें क्या बताती है इन्वेस्टर का क्या गोल है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या है, कैसे वो मैनेज करेगा अपने पोर्टफोलियो को, ठीक है, ये सब। और ये हेल्प करती है लास्ट में जाके उसको डिसीजन मेकिंग लेने में, ठीक है। तो हम इसकी क्या देख लेते हैं, समरी देख लेते हैं। जैसे हर क्वेश्चन के आगे क्या है आपको समरी देनी पड़ती है। तो बाय केयरफुली कंसिडर्ड एंड मैनेजिंग दिस एलिमेंट, तो अगर आप इन सब एलिमेंट्स को अच्छे से कंसिडर करोगे, मैनेज करोगे, तो इन्वेस्टर है जो और पोर्टफोलियो मैनेजर है जो, वो क्या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एक बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव, जो आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली क्या करेगा, अचीव करवाने में हेल्प करेगा और मैनेज करेगा आपका रिस्क, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन था, जिसमें हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो सारा का सारा डिटेल में समझाया। होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आया हो। नेक्स्ट है हमारा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमें ना 15 मार्क्स में आता है, अलग से बार बार आता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको यहीं कर लीजिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है, शार्प मॉडल ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर मार्कोविट्स मॉडल, डिस्कस द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो बोल रहे हैं कि जो शार्प रेशो है वो डेवलप की थी विलियम एफ शार्प ने, ठीक है। ये क्या बताती है, इज इंडीड कंसिडर अ इम्प्रूवमेंट ओवर, ये क्या है, इसको कंसीडर किया जाता है कि ये इंप्रूवमेंट है, ठीक है, मार्कोविट्स मॉडल का। अब पर्टिकुलरली इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या है इनका कंसेप्ट लगता है, वाइल बोथ मॉडल कंट्रीब्यूट टू सिग्निफिकेंटली पोर्टफोलियोज थ्योरी। तो दोनों के दोनों जो इनके मॉडल हैं वो क्या पोर्टफोलियो एनालिसिस में क्या है लगते हैं। जो शार्प रेशो है वो एड्रेस करती है कुछ लिमिटेशंस को, ठीक है, जो क्या है मार्कोविट्स मॉडल में थे, एंड प्रोवाइड करती है एक मोर प्रैक्टिकल, ठीक है, मेजर, ताकि आप क्या पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस को मेजर कर सको, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों का क्या कंपैरिजन था। तो देखिए सबसे पहले ना हम इस मीनिंग को समझने से पहले एक इसको ईजी सी लैंग्वेज में देखते हैं, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो देखिए ये रहा मार्कोविट्स मॉडल क्या है। ये मॉडल बोलता है दिस मॉडल इज लाइक अ डिटेल शेफ रेसिपी फॉर मेकिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव डिश। तो इसमें क्या होता है, जो ये मार्कोविट्स मॉडल है इसमें हम बेसिकली देखते हैं कि ये ना बेसिकली डिटेल बताता है कि कैसा आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इट लुक एट ऑल पॉसिबल इंग्रेडिएंट, वो सारे के सारे इन्वेस्टमेंट को देख लेता है कि यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो ये होगा, यहाँ इन्वेस्ट करोगे तो ये होगा, इतने टाइम के लिए करोगे तो ये होगा। तो ये सारी ईच एंड एवरीथिंग को क्या है कंसिडर करता है। इट इज़ लाइक सेइंग, इसका मतलब इसमें करते क्या हम, इफ़ आई मिक्स दिस इंग्रेडिएंट, अगर वो ये देखते हैं कि अगर हमने ये चार फाइनेंशियल एसेट्स को मिक्स कर दिया इस वे से, तो
आई कैन गेट द टेस्टीएस्ट रिजल्ट, तो मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ बैड फ्लेवर को और रिस्क को। ठीक है, तो समझ आया मार्कोविट्स मॉडल क्या बोलता है। इसमें सबसे पहले तो फाइनेंशियल एसेट्स सारे कंसीडर होते हैं, देन वो देखते हैं कि अगर हम इन फाइनेंशियल एसेट्स को मिक्स करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं और कितना रिस्क हमारा रिड्यूस हो सकता है। और शार्प रेशियो है जो, वो क्या कहती है, इमेजिन करो यू हैव टेस्ट अ फ्यू डिफरेंट डिशेज एंड यू वांट टू फिगर आउट विच वन गिव यू द मोस्ट डिलीशियस एक्सपीरियंस फॉर द रिस्क यू आर टेकिंग। तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली आपने बहुत सारे फाइनेंशियल एसेट्स, मतलब फाइनेंशियल एसेट नहीं, आपने बहुत सारी डिशेज को क्या किया है, टेस्ट किया है, तो आप अब फिगर आउट कर रहे हो कि इसमें से कौन सी अच्छी है, सबसे अच्छी है, जो आपको क्या है बहुत ही अच्छी लगी, डिलीशियस है। तो इसमें क्या होता है कि फाइनेंशियल एसेट्स को आप क्या है, सारों को एक्सपीरियंस करते हो, सारों को देखते हो, सारों की परफॉर्मेंस देखते हो, देन आप देखते हो कि सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, तो जो शार्प रेशियो है ये क्या है, सिंपल स्कोर कार्ड है। ठीक है, कि स्कोर कार्ड बना रहे हो आपकी, अच्छा ये फाइनेंशियल है, ये फाइनेंशियल एसेट है, इसका ये परफॉर्मेंस है, ये फाइनेंशियल एसेट है, इसका ये परफॉर्मेंस है, ये फाइनेंशियल एसेट है, इसका ये परफॉर्मेंस है। इट इज कंसिडर्ड, ये सिर्फ कंसिडर करता है कि कितना अच्छा रिटर्न आएगा आपको ईच डिश या फिर ईच फाइनेंशियल एसेट से। ठीक है, और ये भी ये देता है कि कितना रिस्की है वो। ठीक है, बट इट इज ऑल्सो माइंडफुल ऑफ बेस लाइन फ्लेवर, रिस्क फ्री रेट यू कुड गेट विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। और ये भी बताता है कि क्या कौन से एसेट्स है, ऐसे एसेट्स है जिसमें क्या है रिस्क भी नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, शार्प मॉडल ये बता रहा है, पर जो मार्कोविट्स मॉडल है ना, वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि अगर ये जो चार है ना, इनको मिक्स करूंगा तो कितना अच्छा मेरा परफॉर्मेंस निकल के आ सकता है। ठीक है, और कितना मैं रिस्क को मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला था ना ये इंप्रूवमेंट है, तो देखिए कैसे होता है। जो बोल रहे हैं कि जो शार्प रेशियो है इज लाइक अ शेफ हु नॉट ओनली केयर्स अबाउट टेस्ट। तो देखो, जो शार्प रेशियो है ना, इज लाइक, ये क्या है, ऐसा शेफ जो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि कितना टेस्ट है कोई पर्टिकुलर डिश, बट ऑल्सो कंसिडर्ड, वो ये भी देख रहा है कि कितने एफर्ट लगाए गए थे इस डिश को बनाने के लिए। ठीक है, यू पुट इन टू मेकिंग अ डिश, इट इज़ अ इम्प्रूवमेंट, ये सच में इम्प्रूवमेंट है, बिकॉज इट इज़ सिंपलर, ये सिंपलर है, मोर प्रैक्टिकल है, ये आपको बताता है कि हाउ वेल यू आर डूइंग, कितना अच्छा आप कर रहे हो, आपने कितनी मेहनत की इसको, इस फ्लेवर को लाने के लिए, विदाउट टेकिंग अननेसेसरी रिस्क। ठीक है, मतलब कि आपने क्या कितनी ओवरऑल एक्टिविटी की। इन शॉर्ट, तो अब हम इन शॉर्ट देखें तो वाइल जो मार्कोविट्स मॉडल है वो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, मतलब वो सब कुछ देखता है। ठीक है, फॉर अ मेकिंग बेस्ट इन्वेस्टमेंट मिक्स। पर जो शार्प रेशियो है ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्कोर कार्ड है, वो हेल्प करता है आपको फिगर आउट करने के लिए कि कौन सी इन्वेस्टमेंट आपको सबसे अच्छा देने वाली है, रिटर्न देने वाली है, और कितने एफर्ट पे देगी, मतलब कितना रिस्क लेके आप कितना रिटर्न लोगे, वो बताता है आपको शार्प रेशो। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, सिंपल होती है। ठीक है, पर जो उसी के अगेंस्ट अगर हम बोले कि जो मार्कोविट्स मॉडल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, वो मिक्स करता है सब फाइनेंशियल एसेट्स को ना, तो ये बताता है। तो यू आर पुटिंग इन, तो इट इज अ मोर यूजर फ्रेंडली वे ऑफ लुकिंग एट थिंग। तो क्या है, कहीं ना कहीं जो बोर्डर शार्प मॉडल है वो क्या है, एक यूजर फ्रेंडली वे है लुक करने के लिए किसी भी फाइनेंशियल एसेट्स को। ठीक है, तो अब समझ आया हो आपको ये। अब हम इसके थोड़ा सा मेन में आ जाते हैं। यहाँ से था हमारा सिंगल पीरियड मेजर। क्या बोल रहे हैं, जो मार्कोविट्स मॉडल है वो फोकस करता है कि कितना रिस्क रिटर्न है मल्टीपल पीरियड में। ठीक है, इतने इतने टाइम में कितना कितना रिटर्न आएगा, तो कहीं ना कहीं मिक्स की बात करता है। पर जो शार्प रेशियो है वो सिंगल पीरियड की बात करता है, ये सिंप्लीफाई होता है, ये असेस करता है कि कितना रिस्क लेके कितना रिटर्न आपको मिलेगा, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है और ईजियर होता है, और इंप्लीमेंट करने में ईजी होता है। ठीक है, देन रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस की बात करें तो जो शार्प रेशियो है वो क्या करता है, स्पेसिफिकली इवेलुएट करता है कि कितना रिस्क आप लोगे और कितना आपको उससे रिटर्न आएगा, और क्या रिस्क फ्री रेट होगा, क्या कैसे है। इट मेजर, ये आपको ये बताता है कि कितना एक्सेस रिटर्न आपको आ सकता है अगर आप एक कितना रिस्क लेने पे कितना रिटर्न आएगा, बेसिकली ये बताते हैं आपको। ठीक है, दिस मेक इट ईजियर, तो ये क्या कहीं ना कहीं इन्वेस्टर के लिए ईजी कर देता है कि वो कैसे क्या है पोर्टफोलियो को चुने। नेक्स्ट है कंसिडरेशन ऑफ रिस्क फ्री रेट। वन ऑफ द नोटेबल इंप्रूवमेंट है जो शार्प रेशो ने की थी, वो क्या है, उन्होंने रिस्क फ्री रेट को भी देखा था। ठीक है, उन्होंने डिनोमिनेटर बनाया था बेसिकली, इसमें सब्सट्रैक्ट करते थे वो रिस्क फ्री रेट को, किससे, पोर्टफोलियो रिटर्न से। जो शार्प रेशो है वो ये बताती है कि कितना टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी होगी आपकी, एंड प्रोवाइड करती है मोर एक्यूरेट मेजर। ठीक है, पोर्टफोलियो ट्रू रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस बताती है ये। देन है सेंसिटिविटी टू स्क्यूनेस एंड कर्टोजेस। जो मार्कोविट्स मॉडल है वो अज्यूम करता है कि जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न होगा विच में नॉट होल्ड ट्रू, जो कि क्या है कहीं ना कहीं रियल फाइनेंशियल मार्केट में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वेयर रिटर्न्स ऑफन एग्जिबिट स्क्यूनेस एंड कर्टोजेस, जहां पे रिटर्न्स क्या है स्क्यूनेस भी दिखाते हैं अपने एंड कर्टोजेस भी दिखाते हैं। द शार्प रेशो क्या है, ये सिंगल इंडेक्स मॉडल है जिसमें जो कि लेस सेंसिटिव है, और ये बताती है कि हायर मूवमेंट्स होते हैं ऑफ द रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन और मेकिंग इट मोर एप्लीकेबल, और ये क्या है मोर एप्लीकेबल मतलब है रियल वर्ल्ड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। कह रहे हैं जो शार्प रेशो है मोर प्रैक्टिकल है। ठीक है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए, बिकॉज ये क्लियर मैट्रिक देती है आपको कंपेयर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियो को। ये अलाउ करती है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड असेसमेंट कर सकते हो। ठीक है, यूज इन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। कह रहे हैं जो शार्प रेशियो है ना वो वाइडली यूज़ की जाती है इंडस्ट्री में। ठीक है, इवैल्यूएट करने के लिए कि क्या परफॉर्मेंस है उनकी इन्वेस्टमेंट फंड की और पोर्टफोलियो की। ये सर्व करती है कि एक की बेंचमार्क क्या होगा, कंपेयर करना है जब आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न में। ठीक है, तो ये था हमारा। अब इसका हम देख लेते हैं
कंक्लूजन कि जो मार्कोविट्स मॉडल है वो फाउंडेशन बोलता है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी कैसी होनी चाहिए एंड इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। इसने डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट क्या है इंट्रोड्यूस करवाया था। पर जो उसी के अगर हम शार्प रेशो की बात करें तो वो क्या है रिफाइन करता है इसी अप्रोच को, वो फोकस करता है सिंपलर और रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में जो मोर एप्लीकेबल होता है रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट सिनेरियोज में। बहुत मॉडल वैल्यूएबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पोर्टफोलियो एनालिसिस के लिए। बस यहाँ बोला है कि जो शार्प रेशो है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एडवांटेजेस देता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में और डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, तो होप आपको ये सारा का सारा समझ आया ये क्वेश्चन। तो ये हमने इजी लैंग्वेज में कर लिया था। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल। तो ये आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बार बार आता है आपके एग्जाम में। तो जो कैपिटल एसेटिंग प्राइसिंग मॉडल है इसको हम CAPM भी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है द कैपिटल एसेटिंग प्राइस मॉडल इज अ फाइनेंशियल मॉडल। सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल मॉडल है दैट एस्टैब्लिश, दो क्या है आपको एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इट्स सिस्टमैटिक रिस्क। मतलब कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट की तो उससे कितना एक्सपेक्टेड है कि आपको रिटर्न आएगा और कितना उसके साथ सिस्टमैटिक रिस्क एसोसिएट है। अफन मेजर बाय बीटा, इसको क्या है मेजर करा जाता है बीटा से। जो इसका फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बताया भी हुआ है कि किसको क्या बोला जाता है। तो जो हम निकाल के आ रहे हैं इस फॉर्मूले में इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमें क्या है एक्सपेक्टेड रिटर्न देखना है कितना इन्वेस्टमेंट से आता है। वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सबसे पहले यहाँ RF लिखा है। RF क्या होता है, रिस्क फ्री रेट कितना है। ठीक है, प्लस में BI क्या होता है, बीटा ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना है, रिप्रेजेंट करता है कितनी सेंसिटिविटी है मार्केट के मूवमेंट में। फिर RM क्या होता है यहाँ पे, इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट कितना होगा, और उसमें से माइनस क्या किया है RF। ठीक है, आर यहाँ पे क्या RF क्या था हमारा, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके बीच में, कितना रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा इन्वेस्टमेंट से और एंड उसका क्या है सिस्टमैटिक रिस्क कितना है। ठीक है, उनके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है और इसको क्या है बीटा से हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मेजर करते हैं सॉरी। तो अब देखते हैं इसको क्या बोला इसमें। तो सिंपल टर्म में देखते हैं हम, कह रहे हैं इन सिंपल टर्म जो CAPM है ना वो हेल्प करता है इन्वेस्टर की कि एस्टिमेट करने में कि कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न उनकी इन्वेस्टमेंट से आएगा अगर वो कंसीडर करते हैं कि कितना रिस्क उस इन्वेस्टमेंट से है ओवरऑल मार्केट में। तो सिंपल सी बात है यार, देखो अगर आप नॉर्मल कहीं इन्वेस्ट करने जाओगे तो आप ये देखोगे ना कि यार इन्वेस्ट कर रहा हूँ कितना रिस्क है इसमें, है ना, ओवरऑल मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इस चीज़ में कितना रिस्क है। तो आप रिस्क को कंसिडर करते हो और ये भी देखोगे। अब रिस्क रिस्क थोड़ा ना देखोगे, ये भी देखोगे ना कि चलो ठीक है अगर रिस्क है आपको पता लग गया, अब आप क्यों इन्वेस्ट करोगे। ठीक है, आप ये देखोगे अगर आप उसमें से क्या है रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ें आप देखते हो ना इन्वेस्ट करने में, तो वो ये CAPM मॉडल। ठीक है, तो फिर APM की बात करें हम, आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल, ये क्या बोलता है, तो जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग मॉडल है ये अनदर अप्रोच है टू एसेट प्राइसिंग की ही, मतलब एसेट का ही प्राइस देखते हो इसमें आप, दैट कंसिडर मल्टीपल फैक्टर, पर ये थोड़े मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर करता है। ये इन्फ्लुएंसिंग जो क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, अनलाइक CAPM, APM डज नॉट अज्यूम अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स, ये स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को नहीं अज्यूम करता, इंस्टेड बल्कि ये क्या करता है इट अलाउ फॉर द इंक्लूजन ऑफ वेरियस फैक्टर, ये बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करता है जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारे एसेट के रिटर्न को। द फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ई ब्रैकेट में RI लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि कितना एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने निकालने, दोनों में हम यही निकाल रहे हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है RF क्या था हमारा, रिस्क फ्री रेट। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि BIJ। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी कितनी है एसेट रिटर्न में, और उसके बाद क्या FJ को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड एक्सेस रिटर्न ऑफ द, यहाँ पे क्या है द फैक्टर। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये इसको मतलब इन फैक्टर्स को क्या बोलते हैं वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों का रिलेशन आए तब भी आपको डिफरेंस देना है, आपको दोनों का मीनिंग आए तब भी आपको मीनिंग के साथ डिफरेंस देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको देखते हैं CAPM और APM को। तो यहाँ बेसिस ऑफ डिफरेंस है, यहाँ पे इनका क्या है मेन डिफरेंस है। तो सबसे पहले फैक्टर कंसीडर, यहाँ पे प्राइमरली कंसीडर किया जा रहा है मार्केट का रिटर्न, यहाँ पे ये क्या है मल्टीपल फैक्टर्स को कंसीडर करता है APM। फॉर्मूला इसका ये है, इसका ये फॉर्मूला देखो आपको थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, देन नंबर ऑफ फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे क्या प्राइमरी फैक्टर मार्केट कंडीशन होती है, यहाँ पे क्या मल्टीपल फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है। अजम्पशन की बात करें तो यहाँ पे क्या कोई अजम्पशन नहीं ली जाती, अज्यूम नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे क्या डज नॉट रिलाई ऑन द अजम्पशंस ऑफ नो आर्बिट्रेज। ठीक है, तो ये भी क्या करता है रिलाई नहीं करता है अजम्पशन में नो आर्बिट्रेज की। देन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लेस फ्लेक्सिबल है पर सिंपल है, पर ये मोर फ्लेक्सिबल है ये वाला। ठीक है बस उसके बाद है मार्केट इंडेक्स की बात करें तो ये रिलाई करता है एक स्पेसिफिक इंडेक्स में, पर ये क्या है डज नॉट नेसेसरी रिलाई ऑन मार्केट इंडेक्स। सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पे जो हम
CAPM की बात करें तो सेंसिटिविटी टू द चॉइस ऑफ मार्केट कंडीशन डिपेंड करती है, एंड यहाँ पे क्या है, लेस सेंसिटिव है। एप्लीकेशन की बात करें तो इसको क्या है, सिंपलर सिनेरियो में यूज़ किया जाता है CAPM को, और इसको जो है हमारा APM को क्या है, मोर सुटेबल होता है कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में जहाँ पे मल्टीपल रिस्क फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आया दोनों का डिफरेंस, मीनिंग, फॉर्मूला। अब हमारा एक और क्वेश्चन था, लास्ट है, एक्सप्लेन द वेरियस रीजंस ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो आपको रीजंस बताने थे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के, व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल, और ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस है आपके पास अवेलेबल एक इन्वेस्टर के पास कि वो ग्लोबल लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो देखिए क्या होती है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, इंटरनेशनल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से। तो बेसिकली आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट बताना है और कौन कौन से ऑल्टरनेटिव आपके पास है फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने के। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम इन्वेस्ट करते हैं एसेट्स में, कौन से एसेट्स में, जो आउटसाइड होम कंट्री है, मतलब अपनी कंट्री को छोड़ के बाकी किसी भी कंट्री में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उनके एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देयर आर सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस होते हैं जब जिसके कारण हम क्या है इन्वेस्ट करते हैं, या फिर इन्वेस्टर क्या है चूज करता है कि वो क्या करेगा, ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट करेगा। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उसके पास बाहर इन्वेस्ट करने के, तो वही हमें देखना है। तो क्या रीजंस है जब वो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करता है, तो सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन, उसको ना अपना रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है। तो आधा तो उसने इंडिया में इन्वेस्ट कर दिया वहाँ के एसेट्स में, तो आधा क्या है वो बाहर के एसेट्स में क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, बोल रहे डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड करना आपकी इन्वेस्टमेंट को अक्रॉस द डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, ताकि आप रिड्यूस कर सको क्या, रिस्क को। ठीक है, तो अगर मान लो आपकी कंट्री की इकॉनमी की जो वो है परफॉर्मेंस है, अगर वो थोड़ी सी कम है, तो दूसरी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है अगर वो ज़्यादा है तो वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा, या फिर किसी दूसरी कंट्री की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत मतलब थोड़ी नीचे जा रही है, तो आपकी कंट्री की क्या है अच्छी है, तो फिर उससे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपने रिस्क को मैनेज कर लिया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्सेस टू ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। यहाँ क्या होता है, कुछ कंट्रीज और रीजन होते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ अदर से, तो इन्वेस्ट करो ग्लोबली। अगर आप इन्वेस्ट करोगे ग्लोबली तो आपको क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रोथ है उसका बेनिफिट मिल जाता है। करेंसी डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है इन्वेस्टिंग ग्लोबली। अगर आप इन्वेस्ट करोगे ग्लोबली, मतलब इसमें होता क्या है बेसिकली कि आप डील करो डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज से। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी जो क्या बोल रहे हैं, इस वे से आप प्रोटेक्ट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट को, अगर कोई अप और डाउन आते हैं आपकी होम कंट्री की करेंसी में तो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू स्पेसिफिक इंडस्ट्री और सेक्टर। कह रहे हैं सम इंडस्ट्रीज होती हैं और जो सेक्टर होते हैं वो क्या है, मोर प्रोमिनेंट होते हैं सर्टेन कंट्रीज में। अगर आप वहाँ इन्वेस्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपको क्या है, आप एक टारगेट स्पेसिफिक इंडस्ट्री में डाल रहे हो, तो दैट माइट नॉट बी वेल रिप्रेजेंटेड इन योर होम कंट्री। मान लो कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी कंट्री में मतलब कोई एक टारगेट इंडस्ट्री वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या है दूसरी कंट्री में क्या है वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर ऑप्शंस, तो नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा था ना कौन कौन से ऑप्शंस है अवेलेबल कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड में आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वही है। नेक्स्ट है ETF। ठीक है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, तो ETF सिमिलर ही होती है म्यूचुअल फंड के जैसे, बस क्या है वो क्या होते हैं, ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज होते हैं। दे प्रोवाइड अ वे, ये क्या एक तरीका प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर्स को कि इन अ बास्केट ऑफ ग्लोबल एसेट, क्या है वो मतलब बाहर की कंट्रियों में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू भी क्या है हम ग्लोबली लेवल पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट स्टॉक परचेज, क्या कर सकते हैं, इसमें इन्वेस्टर है जो डायरेक्टली बाय कर सकता है शेयर फॉरेन कंपनी के इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। देन नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल बॉन्ड। ग्लोबल बॉन्ड में क्या होता है, इन्वेस्ट करो बॉन्ड्स में जो इशू किए हैं फॉरेन गवर्नमेंट ने या कॉर्पोरेशन ने, जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको एक्सपोजर कि आप ग्लोबल फिक्स्ड इनकम क्या है मार्केट से ले सकते हो। नेक्स्ट है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें क्या होता है, इन्वेस्ट इन रियल, आप इसमें क्या है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो और कैन प्रोवाइड इंटरनेशनल रियल एस्टेट एक्सपोजर्स विदाउट डायरेक्टली ओइंग प्रॉपर्टी। मतलब क्या आप डायरेक्टली ओइंग नहीं कर रहे हो प्रॉपर्टी, बट स्टिल आपको क्या है कहीं ना कहीं आप यहाँ से क्या है मनी को वो कर सकते हो जनरेट। तो इसके बाद क्या बोला है कि इसका कंक्लूजन देख लें हम, तो इन्वेस्टर शुड केयरफुली कंसीडर, तो इन्वेस्टर है जो उसको केयरफुली कंसीडर करने चाहिए कि उसका गोल क्या है, उसकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, टाइम हॉरिजन क्या है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग लेने से पहले कि मतलब ग्लोबल इन्वेस्टमेंट करने से पहले डाइवर्सिफाई करे वो ग्लोबली। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास है, बट उसको क्या है कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि कितना इंट्रोड्यूस हो जाएगा एडिशनल रिस्क अगर वो बाहर इन्वेस्टमेंट करता है, तो जैसे कि करेंसी की फ्लक्चुएशन होगी, जियो पॉलिटिक्स फैक्टर्स हो गए। ठीक है, सीकिंग एडवाइस, वो क्या है एडवाइस ले सकता है फाइनेंशियल प्रोफेशनल से, जो क्या है कहीं ना कहीं उसको और हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसकी समरी हमने पढ़ ली। तो होप आपको 4 के 4 क्वेश्चंस क्या हैं समझ आए हों। ठीक है, हमने सिंपल लैंग्वेज में भी देखा और इसका एक नॉर्मल कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी देखा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है और अभी तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।